वेलकम स्टूडेंट इन द न्यू लेक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेक्चर 2। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है और बायोटेक्नोलॉजी की कितनी ब्रांचेज होती हैं, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और न्यू बायोटेक्नोलॉजी। हम लोगों ने डिस्कस ये किया था कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जिसको कि कार्ल एरेकी ने पहली बार इन्वेंट किया था, इस टर्म को दिया था बायोटेक्नोलॉजी को 1917 में 1917 में। और उन्होंने ये बताया था कि कैसे हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। हाउ डू वी इनहेंस एन ऑर्गेनिज्म अप टू देयर लार्ज स्केल। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, किसी भी सेल के ऊपर, सेल के पार्ट्स के ऊपर, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स के ऊपर, एंजाइम फ्रॉम लिविंग पर कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जो प्रोडक्ट ह्यूमन वेलफेयर में यूज होता होगा। तो उसी टेक्नोलॉजी को जिससे प्रोडक्ट बना बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। और बायोटेक्नोलॉजी में एक बड़ा शब्द आता है जीन इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे कि कुछ साइंटिस्टों के कंट्रीब्यूशन इसमें क्या क्या होते हैं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सीधे। आप नोट करें, हर्बर्ट बायर फर्स्ट नाम जो आएगा वो हर्बर्ट HERBERT, हर्बर्ट बॉयर BOY, नोट करिए हर्बर्ट बॉयर BOYER 1936 बॉयर 1936 इनका जन्म था। एंड ही वॉज ग्रेजुएटेड इन 1960 एंड आगे नोट करेंगे कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन। हर्बर्ट बायर इज सबसे फेमस नाम इन्हीं का आता है। कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, अभी आगे इनका कंट्रीब्यूशन समझ में आएगा आपको, बट आप भी नोट करें कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया था? 1963 में। ग्रेजुएशन इन 1963। ये सबसे पहला नाम बायोटेक्नोलॉजी में आता है हर्बर्ट बायर का, बहुत फेमस नाम है ये। सेकेंड स्टेप आप लिखेंगे जीन इमर्जिंग, जीन मैनिपुलेशन कर लीजिए, जीन का बदलाव, जीन मैनिपुलेशन इज एन इमर्जिंग साइंस। जीन मैनिपुलेशन इज एन इमर्जिंग साइंस। कुछ चीज़ों को पहले आपको नोट करना होगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। जीन मैनिपुलेशन एक इमर्जिंग साइंस है। एंड इट स्टार्टेड, ये शुरू कब हुआ था? इट स्टार्टेड विथ द डेवलपमेंट ऑफ recombinant molecules। recombinant molecules के डेवलपमेंट से जीन मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। recombinant molecules। तीसरे स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, इट इज ऑल्सो नेम्ड एज। इसके अलग अलग नाम क्या रखे गए? तो सुनिए, इसका नाम रखा गया जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसका संबंध पॉल बर्ग से है, हर्बर्ट बायर से है। इसका नाम जीन मैनिपुलेशन, जिसको कि आपने पढ़ा ही है, जीन मैनिपुलेशन।
इसी का एक और नाम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसी साइंस का नाम है। या इसी का नाम डीएनए मैनिपुलेशन टेक्नोलॉजी, डीएनए मैनिपुलेशन बदलाव पुलेशन टेक्नोलॉजी। एक एक सिंपल स्टेप में थ्योरेटिकल ग्राउंड पर हम लोग चलते हैं, जो अपने टेक्स्ट बुक से अलग अलग सेक्शन से मैंने निकाला है। हर्बर्ट बायर 1936, याद रखना ड्यूरेशन भी, कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन इन 1963, उल्टा कर दीजिए 36 को 63। एक टर्म दिया गया जीन मैनिपुलेशन। जीन मैनिपुलेशन का मतलब जीन को बदलना, चेंज करना। हम ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में नहीं बात करेंगे, अब जो भी बात करेंगे न्यू बायोटेक्नोलॉजी में, मॉडर्न में। और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जीन के बारे में बात करती है। तो क्या कह रहा है कि जीन मैनिपुलेशन इज एन इमर्जिंग साइंस, उगता हुआ साइंस है। इट स्टार्टेड, कब शुरू हुआ था? इट स्टार्टेड विथ द डेवलपमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स। जब रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल का डेवलपमेंट हुआ, अभी मैं समझाऊंगा रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल क्या है, बट नाम याद रखिए कि रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल के डेवलपमेंट के साथ जीन मैनिपुलेशन साइंस की उत्पत्ति हुई। इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं इसी को, जीन मैनिपुलेशन भी इसी को कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इसका नाम डीएनए मैनिपुलेशन टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि व्हाट हैपेंस इन दिस टेक्नोलॉजी, इन सब टेक्नोलॉजी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, व्हाट हैपेंस। एक लिख देता हूं मैं, तो व्हाट हैपेंस एकदम सिंपल वर्ड मैंने समझाइए क्या होता है, व्हाट हैपेंस क्या होता है। तो आंसर है कि इस टेक्नोलॉजी में सिर्फ डीएनए के किसी एक डिजायरेबल सेगमेंट की कटिंग और पेस्टिंग होती है। तो क्या लिखेंगे? इट इन्वॉल्व दिस टेक्निक इन्वॉल्व, आंसर है इसका, ठीक है ना, दिस इज द आंसर। इट इन्वॉल्व कटिंग, काटना, एंड पेस्टिंग ऑफ डिजायरेबल डीएनए फ्रैगमेंट, या इसका सेगमेंट कह लीजिए। इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, एक्चुअली में होता है कि जब जीन मैनिपुलेशन हम करते हैं तो किसी डीएनए को काट देते हैं, किसी डीएनए को जोड़ देते हैं। डीएनए को काटना, जोड़ना, काटना, जोड़ना, यही तो है डीएनए टेक्नोलॉजी, यही तो है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो व्हाट हैपेंस इन दिस टेक्नोलॉजी, सिंपली यू कैन डिफाइन, बोलते जाइए, चलते जाइए कि इट इन्वॉल्व कटिंग एंड पेस्टिंग ऑफ द डिजायरेबल डीएनए फ्रैगमेंट्स, कि जो डिजायरेबल डीएनए का फ्रैगमेंट्स है उसकी कटिंग भी करना और पेस्टिंग भी करना, यही दो चीजें होती है, कटिंग एंड पेस्टिंग। अब प्रश्न उठेगा कि डीएनए क्या बहुत बड़ी चीज है क्या, कि काट देंगे जोड़ देंगे, काट देंगे जोड़ देंगे? ना 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 ना, सोचिए डीएनए कितना छोटा होता होगा। हमारी बॉडी मिलियंस ऑफ द सेल्स से बनी है ना। क्या आप एक सेल को देख पाते हैं क्या नेकेड आई से? नहीं देख पाते हैं ना। अब सोचिए डीएनए कहां पर है, क्या मैं सेल को देख सकता हूं? नहीं देख सकता। सेल के अंदर डीएनए है, कहां? न्यूक्लियस में। जब सेल ही नहीं दिखाई दे रही तो न्यूक्लियस कहां से दिखाई देगा? न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। अरे बाप रे, न्यूक्लियस के क्रोमोसोम में डीएनए है। अरे यार, जब सेल नहीं दिखाई दे रही है तो न्यूक्लियस नहीं दिखाई देगा,
और उसके अंदर क्रोमोसोम कहाँ से दिखाई दे जाएगा? मतलब कितने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जीन की कटिंग होती है और पेस्टिंग होती है। सोचिएगा डीएनए कहाँ होगा? सेल, सेल में न्यूक्लियस होगा, उससे छोटा क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन तीनों होंगे और उसमें सिर्फ डीएनए की कटिंग और पेस्टिंग करनी है। अल्ट्रा नॉलेजेबल साइंस है, स्किलफुल हैंडलिंग होनी चाहिए, तब ये साइंस आता है बायोटेक्नोलॉजी का। प्रश्न है कि डीएनए की कटिंग और पेस्टिंग कब संभव हुई? When it became possible? तो आइए मैं अब इसको मिटा करके फिर से लिखता हूं। अगले स्टेटमेंट पर चलते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स लिखिए, आप नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिएगा। द टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन दिस टेक्नोलॉजी, अगला स्टेटमेंट है दिस टेक्नोलॉजी mainly based on this technology mainly based on two important discoveries, two important discoveries इन बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया में दो महत्वपूर्ण डिस्कवरी हुई तब ये साइंस का उदय हुआ। क्या कह रहा है? कब जीन इंजीनियरिंग का उदय हुआ? तो कह रहा है ना कि दिस टेक्नोलॉजी मेनली बेस्ड ऑन, आधारित है, बेस्ड ऑन टू इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इन बैक्टीरिया। दो इंपॉर्टेंट डिस्कवरी बैक्टीरिया में। पहला, फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर। ध्यान से लिखिएगा, प्लाज्मिड वेक्टर, अब नाम शुरू हो रहा है। प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर इन बैक्टीरिया which can undergo replication नाम जानते होंगे आप लोग, along with और independent, दोनों तरह से independent of chromosomal DNA, एक पहली डिस्कवरी है ये। अभी समझाएंगे दोनों को, फिर लिखिए सेकेंड डिस्कवरी थी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, इसकी डिस्कवरी किसने? आर्बर, नाथन एंड स्मिथ, इन लोगों ने की थी। आर्बर, नाथन एंड स्मिथ। नाइनटीन 17 में इसकी कट द डीएनए एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। यह एक ऐसा
टूल मिल गया साइंटिस्टों को, सो नेम्ड एज, इसीलिए इसका नाम रखा गया मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर। जीन इंजीनियरिंग का साइंस हमारी दुनिया में, साइंस के फील्ड में तब आया जब ये दो इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी हो चुकी थी। जब तक ये डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक ये साइंस कहीं था ही नहीं। समझिएगा, समझने की कोशिश करिए। एक, जब बैक्टीरिया में प्लाज्मिड वेक्टर की खोज हुई, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, अब देखें इसको, ये एक बैक्टीरिया का सेल है, ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है ना, बैक्टीरियल सेल, जस्ट सी इट। इसके अंदर एक डीएनए होता है जो इसके क्रोमोसोम का डीएनए होता है, दिस इज जीनोम। इसका नाम क्या होता है? जीनोम। इसको हम लोग क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल डीएनए। इसका वास्तविक क्रोमोसोम बैक्टीरिया का यही होता है। और एक इसके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। एक ये क्या होता है? दिस विल बी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एंड दिस इज नोन एज प्लाज्मिड। इसी का नाम क्या है? प्लाज्मिड है। तो जब ये डिस्कवरी हुई कि एक बैक्टीरिया के सेल में उसके क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा भी एक डीएनए होता है और उसका नाम प्लाज्मिड है, तब ये साइंस ग्रो करने लगा। क्योंकि साइंटिस्टों के लिए एक बहुत बड़ा टूल मिल गया जीन इंजीनियरिंग के लिए। कहाँ कहाँ यूज होगा ये तो आगे आएगा, बहुत डिटेल में ये टॉपिक आपको डिस्कस करना है। बूम कब आया? जब लोगों को ये पता चला कि बैक्टीरियल सेल में क्या पाया गया? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, प्लाज्मिड है। और जो ये प्लाज्मिड है, इसकी विशेषता जब लोगों ने पढ़ी, क्या पढ़ी? कि यह प्लाज्मिड इस क्रोमोसोम के साथ भी और इंडिपेंडेंटली दोनों तरह से रेप्लिकेट करके अपने नंबर को बढ़ाता है। सुनिएगा क्या कह रहा है, सेंटेंस पढ़िए ना। रेप्लिकेट एलॉन्ग विथ, साथ साथ और इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप से ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। मतलब ये अकेले भी रेप्लिकेशन करेगा, ठीक है, और इसके साथ मिलकर के भी रेप्लिकेशन करेगा। समझ में आ गई? तो ये एक ऐसा डीएनए लोगों को मिल गया जो डीएनए सेल्फ भी रेप्लिकेट कर सकता है और क्रोमोसोम के साथ मिलकर के भी रेप्लिकेट कर सकता है। और यही तो चाहिए था साइंटिस्टों को कि अगर मुझे एक से ज़्यादा डीएनए बनाना है तो एक ऐसा डीएनए मुझे मिल जाए जिसमें रेप्लिकेशन की क्षमता हो। और मिल गया क्या चीज़? प्लाज्मिड। और इसके बाद एक एंजाइम की खोज हो गई और वह एंजाइम था मॉलिक्यूलर सीजर, जिसका नाम था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। आर्बर, नाथन, स्मिथ, इन लोगों ने डिस्कवर्ड किया, मेनली आर्बर ने किया। उन्होंने ऐसा एंजाइम खोजा जो एंजाइम इस डीएनए को कट कर सकता है। क्या कर सकता है? काट सकता है। तो डीएनए को काटने वाला हमें सीजर मिल गया। क्या मिला? सीजर, दैट इज एंजाइम। और उसका नाम क्या था? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब मैं डीएनए को काट भी सकता हूं। देखिए अब याद करिएगा जरा ध्यान से, क्या कह रहा है? यह साइंस है क्या? तो कटिंग एंड पेस्टिंग। तो डीएनए को, इतना छोटा सा चीज है, डीएनए काटेंगे कैसे यार? तो आंसर है, उसको काटने के लिए एक मॉलिक्यूलर सीजर मुझे चाहिए था और वो मिल गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के रूप में। तो स्टूडेंट्स, कितना कॉन्सेप्ट धीरे धीरे डेवलप हो रहा था और इस कॉन्सेप्ट के आधार पर अब प्रक्रियाएं आगे बढ़ने लगी। तो ये पूरा जो साइंस है ना बायोटेक्नोलॉजी का, ये बूम तब किया जब ये दो डिस्कवरी हो गई, प्लाज्मिड की और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की।
कर लिया इसको आप लोगों ने? ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद से चलिए अब हम बात करेंगे इस बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स के बारे में। जैसा टॉपिक नाम दिया गया है ना, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर। तो सभी लोग हेडिंग डालें, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में कई अलग अलग टेक्निक्स हैं, बट दो टेक्निक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो इस बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स के रूप में जानी जाती है। कोर टेक्निक्स कही जाती है। एमंग मेनी टू कोर टेक्निक्स, कई टेक्नोलॉजी है बट दो उसमें मेन है, एक केमिकल इंजीनियरिंग और एक जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो आप नोट करें, इसको लिखना है टू कोर टेक्निक्स, CORE, कोर टेक्निक्स। टू कोर टेक्निक्स that enables the birth of modern biotechnology, that enables the birth of modern biotechnology। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के जन्म के लिए दो कोर टेक्निक्स रिस्पॉन्सिबल हैं। टू कोर टेक्निक्स, फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब इसको मैं कोर टेक्निक्स में दे देता हूं। कोर टेक्निक कौन कौन सी हैं, तो सुनिए। एक इसमें से है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसको अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और एक है केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग दोनों क्या होता है? कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसके बारे में क्या है, फिर आपको समझाएंगे। इसको लिख लीजिए, पहले नोट कर लीजिए इसके स्टेप को। टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री, टेक्निक ध्यान से लिखते चलिएगा, टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल, केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो आप सबको पता होगा, दो चीज़ें होती है, DNA ऑब्लिक RNA। अल्टर द जेनेटिक मटेरियल DNA एंड RNA,
इसको अल्टर करना, and to introduce those into the host organism, and to introduce those to host organism, host organism, होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करना, होस्ट ऑर्गेनिज्म, एंड दस चेंज द, एंड दस इस प्रकार चेंज द क्या बदलना, तो भाई लिखना होगा फिनोटाइप, फिनोटाइप बदल देना। आप लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स में फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, होस्ट ऑर्गेनिज्म, इसके फिनोटाइप को बदल देना। केमिकल इंजीनियरिंग भी समझिए क्या होता है, लिखिए पहले। आंसर है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंटामिनेशन फ्री, स्टेराइल कंटामिनेशन फ्री, जो संक्रमण से फ्री हो, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंटामिनेशन फ्री। कंडीशंस इन केमिकल इंजीनियरिंग, free conditions in chemical engineering free conditions in chemical engineering to have growth of only, to have growth of only desirable, only desirable, नोट करिए, अभी समझा रहा हूं मैं इसको। ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब ऑब्लिक यूकैरियोटिक सेल, सेल एट लार्ज स्केल, लार्ज स्केल अभी बताया था पहले, याद करिए इसके पहले के लेक्चर में। टू प्रोड्यूस बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स such as antibiotics, vaccines, enzymes, medicines, hormones, enzymes, medicines and hormones, chemical engineering, the concept of chemical engineering. बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टू कोर टेक्निक्स दैट इनेबल्स द बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी।
जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, इसके बर्थ के लिए, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के बर्थ के लिए दो कोर टेक्निक रिस्पॉन्सिबल हैं। फर्स्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकेंड इज केमिकल इंजीनियरिंग। दो है, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक केमिकल इंजीनियरिंग। दोनों को थोड़ा समझिए, फिर मैं डायग्रामेटिकली इन दोनों को समझाऊंगा आपको। क्या कह रहा है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, किसी भी जेनेटिक मटेरियल के केमिस्ट्री को बदलने की टेक्निक, बदलने की टेक्निक मतलब मुझे डीएनए और आरएनए ही बदल देना है, ठीक है ना। एंड टू इंट्रोड्यूस दोज टू होस्ट ऑर्गेनिज्म, और बदलने के बाद उसे किसी जीव में इंट्रोड्यूस करना है। टू चेंज द फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, और उस जिसके अंदर हम डालेंगे उसके फिनोटाइप को बदलने के लिए। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो डीएनए और आरएनए टाइप के जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को बदल देता है, और वही टेक्नोलॉजी उस बदले हुए जीन को किसी होस्ट में इंट्रोड्यूस करके इस होस्ट के फिनोटाइप को बदल देता है, उस टेक्नोलॉजी का नाम जेनेटिक इंजीनियरिंग है। मतलब तीन बातें इसमें एक साथ है। पहला, डीएनए आरएनए के केमिकल, पहला देखिए, तीन है ना। पहला, डीएनए और आरएनए के केमिकल नेचर को बदलना। दूसरा, बदले हुए डीएनए को किसी होस्ट में ट्रांसफ़र करना। और तीसरा, होस्ट के फिनोटाइप को बदल देना। इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। जेनेटिक मटेरियल के केमिस्ट्री को बदलना, उसे किसी होस्ट में इंट्रोड्यूस करना और होस्ट के फिनोटाइप को बदल देना, यही होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग क्या कहता है? थोड़ा सतर्क रहिएगा। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंटामिनेशन फ्री कंडीशंस। केमिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा मीडियम तैयार करेगी जिस मीडियम में कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंटामिनेशन फ्री कंडीशंस इन केमिकल इंजीनियरिंग टू हैव द ग्रोथ ऑफ, एक ऐसा वो कल्चर बना करके दे साइंस जिस कल्चर में केवल एक ही प्रकार का, जैसे चार पांच हैं, हम एक ऐसे कल्चर की बात करेंगे, इसमें से सपोज करें मुझे सिर्फ इसी का प्रोडक्ट चाहिए, केवल इसका, लेकिन जब मीडियम बनेगा तो इसमें तो सब चले जाएंगे ना। तो एक ऐसा मीडियम केमिस्ट्री तैयार करके हमें दे जिस मीडियम में केवल एक टाइप के माइक्रोब की ग्रोथ हो, बाकी की ना हो, और जिसकी ज़्यादा ग्रोथ होगी उसका ज़्यादा नंबर बढ़ेगा ना, बाकी की तो ग्रोथ ही नहीं होगी। तो एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा स्टेराइल कंटामिनेशन फ्री मीडियम जिसमें केवल एक ही तरह का माइक्रोब ग्रो कर सकता हो और उससे बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट बन सके इन ऑप्टिमम कंडीशन, इन ऑप्टिमम कंसंट्रेशन, दैट टेक्नोलॉजी इज केमिकल इंजीनियरिंग। जैसे एंटीबायोटिक्स बनाना हुआ, वैक्सीन बनाना हुआ, एंजाइम बनाना हुआ, मेडिसिन्स बनानी हुई, हार्मोन, तो मुझे एक ऐसा मीडियम चाहिए जिस मीडियम में कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। तो वो कंटामिनेशन फ्री मीडियम कौन बनाएगा? केमिकल इंजीनियरिंग के साइंटिस्ट बनाएंगे। हमें वो केमिकल दे देंगे जिस केमिकल में एक ही ग्रो करेगा और उसी से उसका प्रोडक्ट बनेगा, 2-3 ग्रो नहीं करेंगे। तो जिसका प्रोडक्ट हमें चाहिए सिर्फ वही ग्रो करेगा। ये है केमिकल इंजीनियरिंग का कमाल। अब आइए मैं आपको एक लेमैन की तरह समझाता हूं कि दोनों इंजीनियरिंग क्या है। चलिए,
देखिए स्टूडेंट्स, मैं अपने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से लेकर चलता हूँ। ऑब्जेक्टिव दिया गया है तब आप समझ पाएंगे। ऑब्जेक्टिव है एक मेडिसिन बनाना, प्रिपेयर ए मेडिसिन एक्स, इसको बनाने का ऑब्जेक्टिव दे दिया गया। ध्यान से समझिएगा, ऑब्जेक्टिव है मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस ए मेडिसिन एक्स। अब क्या होता है सुनिएगा। इस एक्स मेडिसिन को बनाने के लिए एक्स मेडिसिन नेचुरली फार्म्ड बाई एक्स माइक्रोब। ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव दिया गया एक्स मेडिसिन को बनाना है। बहुत शांत मन से सुनेंगे तो पूरा दोनों समझ में आ जाएगा कि एक्स मेडिसिन बनाना है। और साइंटिस्ट लोग रिसर्च करके पाए कि एक्स मेडिसिन नेचुरली एक्स माइक्रोब बनाता है। अभी इसका ही मैं डायग्राम आपके सामने रख देता हूँ। ये एक माइक्रोब है और इस माइक्रोब का ये डीएनए है। आप समझिए, इस डीएनए के अंदर एक जीन है, यह जीन, यह इसका डीएनए, और इस जीन से यह प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? तो एक्स प्रोडक्ट बनता है। ठीक है ना। ये जीव, ये ऑर्गेनिज्म कौन था? एक्स है। एक्स के डीएनए में एक जीन है और इसका यही जीन ये एक्स प्रोडक्ट बनाता है, जिसको बनाने की बात कही जा रही है। आप सोचेंगे तो बात तो खत्म, ये जीव बन के मिल गया हमें कि जो एक्स बनाता है, तो बनाना शुरू कर दीजिए। अरे भाई नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? तो आंसर इसका ये है कि अगर यह जीन इसी जीव के अंदर रहेगा, इसी जीव के अंदर, तो फिर ये अपने होमोलोगस प्रोडक्ट के साथ ही इसको बनाएगा और वह प्रोडक्ट एक मिक्सचर के रूप में होगा, जहां से कि एक्स को स्पेशली निकालना कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम इस जीन को ही काट कर निकाल दें और केवल इसी जीन से प्रोडक्ट बनाएं, तो हमें केवल एक ही प्रोडक्ट मिलेगा ना। अगर इसके अंदर रहेगा तो इसका और दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, चौथा भी, कई जीन होंगे, सभी प्रोडक्ट बनाएंगे, सभी एक मिक्सर पर प्रोडक्ट हो जाएगा। एक बात। दूसरी, ये कोई भी जीन अपने होमोलोगस या अपने नेटिव ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट जो होता है, वहां पर उसकी प्रॉपर्टी नेचुरली बाउंडेड होती है इन ए थ्रेशोल्ड लिमिट। ये जीन चाह करके भी कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं बना सकता, क्योंकि ये जीव की अपनी लिमिटेशंस हैं। तो अगर ये जीन एक्स प्रोडक्ट बनाता है और इसको पूरी दुनिया में मुझे भेजना है, तो इतने छोटे से काम नहीं चलेगा। मुझे हजारों टन प्रोडक्ट चाहिए, क्विंटल भी नहीं, टन में टन्स प्रोडक्ट चाहिए। और इतने टन प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस जीव से इस जीन को हमें निकालना पड़ेगा। समझ रही बात? आइए देखते हैं। अब इस डीएनए से इस जीन को काटने के लिए हमारे पास टूल्स डिस्कवर्ड हो चुका था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो यहाँ पर यूज़ किया गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को और इस जीन को काट कर अलग कर दिया गया। अब देखिए ये हो गया, ये हमारा डिज़ायरेबल जीन बन गया। क्या बन गया? डिज़ायरेबल जीन, जिससे हम कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे? एक्स बनाएंगे। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कि जिस जीव के अंदर रहेगा, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिस जीव में नेचुरली ये बनता है, वहाँ से इसको काट कर निकालना है और किसी दूसरे में डाल करके इसके प्रोडक्ट के अमाउंट को बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पर तो इसकी लिमिटेशन होगी, दूसरे में ये तो फॉरेन हो जाएगा, इसकी लिमिटेशन नहीं होगी। अब आइए,
अब हम एक होस्ट ऑर्गेनिज्म की खोज करते हैं, एक होस्ट ऑर्गेनिज्म की, होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब प्रश्न ये उठेगा कि होस्ट कौन सा होता है, तो आंसर होता है कि एक दूसरा ऐसा जीव होता है जिसके अंदर प्लाज्मिड वेक्टर पाया जाता है। तो आइए सुनिए इसकी कहानी। ये एक होस्ट ऑर्गेनिज्म है और इस होस्ट ऑर्गेनिज्म की विशेषता क्या है भाई? तो ये भी एक बैक्टीरिया ही है, ये भी एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना। इसमें एक क्रोमोसोमल डीएनए इसका और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, इसका नाम क्या है? तो आंसर है प्लाज्मिड। समझ में आ गया? और ये प्लाज्मिड वाई है। प्लाज्मिड का नाम दे दिया, कोई भी नाम दे दीजिए ना, ए नाम दे दीजिए, बी नाम दे दीजिए, ये एक प्लाज्मिड है जिसका नाम क्या? वाई। तो एक होस्ट ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होगा जिसके अंदर ये वेक्टर प्रेजेंट होगा और जिसके अंदर हम जीन की क्लोनिंग करा सकते हैं, जीन के नंबर को बढ़ा सकते हैं। सुनिए, ये प्लाज्मिड हो गया। अब यहां से इसके प्लाज्मिड को हम निकालेंगे। तो प्लाज्मिड तो देखिए मैं निकाल देता हूं, ये प्लाज्मिड हो गया। यहां से मैंने इसके प्लाज्मिड को कट करके निकाल लिया। अब क्या करना है? तो हमें इस डिजायरेबल जीन की केमिस्ट्री को बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? तो इसको जहां से था वहां से उठा के किसी दूसरे में जोड़ देंगे तो केमिस्ट्री बदल गई ना, कंपोजिशन तो बदल गया। मान लीजिए ये वाई था और ये एक्स था, तो इस जीन को हम इसके साथ जोड़ देंगे। क्या करेंगे? ज्वाइन। जैसे ही हम जोड़ देंगे तो अब देखिए ये एक ऐसा डीएनए बन जाएगा, ये बनेगा ना, ये फिर इसके अंदर ये आ जाएगा। इधर का भाग y और इधर का भाग x। अब इस पूरे प्लाज्मिड की केमिस्ट्री तो बदल गई ना, ये y था ये x था, दोनों मिल गया XY हो गया। टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जीन, किसी भी जीन की केमिस्ट्री को आपने कैसे बदला? तो आप देखिए बदलने का सिंपल तरीका, हमने एक जीव से जीन निकाला, दूसरे से वेक्टर को निकाला और दोनों को जोड़ दिया तो इस जीन की केमिस्ट्री बदल गई, बदल गई। और अब देखिए ये जब हमने इसको डाल के दो जीन को आपस में जोड़ा, एक प्लाज्मिड को और एक, अब इसके लिए तो ये फॉरेन हो गया ना, इसके लिए क्या हो गया? फॉरेन हो गया। ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा अब एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बन जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, इसी का नाम रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा। दो डिफरेंट ओरिजिन के जीन को जोड़ देना, दो डिफरेंट ओरिजिन के जीन को जोड़ देना, एक इस ओरिजिन का एक्स का, एक वाई ओरिजिन के जीन को जोड़ दिया तो क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अच्छा चलिए भाई इनकी कहानी सुनिएगा। अब इनके अंदर से जब ये निकाल दिया गया होगा तो इनके अंदर तो सिर्फ यही बचा होगा ना, इनका क्रोमोसोमल, क्योंकि इसको निकाल के हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इस वाई ऑर्गेनिज्म से इसके वेक्टर को हमने निकाला, फिर काटा, फिर इस फॉरेन डीएनए को इसमें जोड़ करके एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया। तो जब हम इसमें से ये निकाल दिए तो अब ये वेक्टरलेस हो गया ना। अब क्या करेंगे? तो हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, देखिए इस डीएनए को इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। क्या कर देंगे? इंट्रोड्यूस कर देंगे। इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया। और जब हम इसको इंट्रोड्यूस किए तो देखिए अब इसके पास कौन सा जीन आ चुका है? तो आप डायग्राम के थ्रू पहचानने की कोशिश करिएगा। ये कौन सा डीएनए है? तो स्मॉल आर डीएनए, ये डीएनए हो गया। एक क्या कह रहा था? एक कह रहा था कि जीन की केमिस्ट्री को बदलना। दूसरा क्या कह रहा था? कह रहा था कि इस जीन को हम एक होस्ट में ट्रांसफ़र करें। तो कर भी दिया हमने।
जहाँ से वेक्टर को निकाला था फिर उसी में इसको ट्रांसफ़र भी कर दिया। और आप ज़रा सोचिए, यह जीव क्या था? वाई था ना, होस्ट क्या था? वाई, वाई क्रोमोसोम, वाई प्लाज्मिड, वाई जीन। अब इसमें एक्स आ गया, इसमें क्या आ गया? एक्स, एक फॉरेन जीन आ गया। तो क्या पहले जैसा कंपोजिशन इसका रह गया? नहीं रह गया ना। अब इसके अंदर वाई के साथ साथ एक्स का भी कैरेक्टर आ गया, तो इसका फिनोटाइप क्या होगा? बदल जाएगा। फिनोटाइप चेंज्ड, बदला कि नहीं बदला? अब ये आरडीएनए की वजह से इसका फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। फिनोटाइप चेंज, क्योंकि अभी तक यह जीव क्या कर रहा था? वाई के कैरेक्टर को शो कर रहा था। अब एक्स की जीन आने की वजह से एक वेरिएशन तो उसमें होगा ना यार। आप लोग तो पता समझ सकते हैं कि इसके वाई जीन के द्वारा वाई कैरेक्टर, तो एक एक्स वाला भी जीन तो इसके अंदर आ गया, तो एक्स का कैरेक्टर नहीं आएगा? आएगा ना। तो एक्स का भी कैरेक्टर आने से इसका जो जनरल अपीयरेंस है उसका फिनोटाइप क्या होगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक नया जीन इसमें इंट्रोड्यूस हो गया। एंड दिस इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, एंड दिस इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। और यही है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ध्यान से देखिए, रफ डायग्राम इसको जल्दी से खींचिए आप लोग। होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन होता है बोला था? तो आंसर है वह जीव जिसके अंदर प्लाज्मिड हो, वह जीव जिसके अंदर हम फॉरेन डीएनए को डाल सकें, वह जीव जिसमें फॉरेन डीएनए का जीन क्लोनिंग करा सके, उसी जीव का नाम क्या होगा? होस्ट ऑर्गेनिज्म होगा, जो एक बैक्टीरिया हो सकता है। समझ में आया आपको? हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे? हमें दिया गया एक ऑब्जेक्टिव कि आपको एक्स मेडिसिन बनानी है, एक्स एंटीबायोटिक्स बनाना है। इसके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट की टीम ने रिसर्च करना शुरू किया, और उसने रिसर्च करते हुए पाया कि हमारे नेचर में, प्रकृति में एक एक्स माइक्रोब ऐसा है जिसके द्वारा एक्स मेडिसिन नेचुरली बनती है। लेकिन चूंकि उस एक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो मेडिसिन बनती है बहुत अल्प मात्रा में बनती है, लेस अमाउंट बनती है, क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर इस प्रोडक्ट को बनाने वाला जीन एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म को शो कर रहा है। फिर धीरे धीरे स्टडी हुई तो पाया गया कि इस एक्स ऑर्गेनिज्म के डीएनए में एक जीन ऐसा है जो जीन इस एक्स प्रोडक्ट को बना रहा है। तो सब कुछ खोजा जा चुका। अब प्रश्न उठा कि हम इस एक्स के प्रोडक्ट का अमाउंट कैसे बढ़ाएंगे? तो अब जेनेटिक इंजीनियरिंग का रोल आ गया। क्या किया गया? तो इस एक्स ऑर्गेनिज्म से इस एक्स जीन को मॉलिक्यूलर सीजर के द्वारा काट कर निकाल लिया गया, और ये हमारे ऑब्जेक्टिव का, गिवन ऑब्जेक्टिव का एक डिजायरेबल जीन हो गया। अब मुझे इस जीन के नंबर को बढ़ाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा ये जीन का नंबर बढ़ेगा, यह जीन कैटलिस्ट का काम करेगा। जब कैटलिस्ट ज़्यादा होगा, जीन ज़्यादा होगा, मीन्स कैटलिस्ट ज़्यादा होगा, तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा। अब इसके नंबर को मैं कैसे ज़्यादा बढ़ाऊं? तो इसके लिए इसकी क्लोनिंग करानी ज़रूरी है। तो इसके बाद से हम इसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालते हैं। होस्ट ऑर्गेनिज्म वह बैक्टीरिया होता है जिसमें प्लाज्मिड पाया जाता है, और उसके प्लाज्मिड को हम काट कर निकालेंगे, फिर प्लाज्मिड को भी काटेंगे, और उस कटी हुई जगह पर, प्लाज्मिड की कटी हुई जगह पर इस डिजायरेबल जीन को ला करके जोड़ देंगे। जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज एंजाइम करता है। जोड़ दिया। अब यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि इस जीव के लिए यह जीन अपना जीन तो है नहीं, कि है अपना, नहीं है ना, ये किसी दूसरे का जीन है, दूसरी ओरिजिन का जीन है। तो इस जीव के लिए
यह जीन एक फॉरेन जीन हो गया। क्या हो गया? फॉरेन जीन हो गया। और जब हमने फॉरेन जीन को इस वेक्टर प्लाज्मिड में जोड़ा तो क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट। दो अलग अलग डीएनए जब जुड़ेंगे तो रिकॉम्बिनेंट बनेगा। वाई प्लाज्मिड के द्वारा एक्स जीन को जोड़ा गया तो क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस डीएनए की केमिस्ट्री बदल चुकी है, ना तो ये एक्स रह गया ना वाई रह गया, केमिस्ट्री बदल चुकी। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर से होस्ट में डालेंगे। कहाँ डालेंगे? होस्ट में। सेंटेंस पड़ेगा एंड इंट्रोड्यूस दोज इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उठा करके हम होस्ट में डाल देंगे। कैसे डालेंगे? तो मैं आपको समझाया था कि जब इसके प्लाज्मिड को हम निकाल देंगे तो प्लाज्मिड लेस हो जाएगा, प्लाज्मिड लेस। और फिर जब प्लाज्मिड नहीं रहेगा तो अपने प्लाज्मिड को आसानी से ले भी सकता है ये। तो इसने ले लिया। और जैसे ही एक नया जीन इसके अंदर आया तो इसका फिनोटाइप क्या हो गया? बदल गया ना। एंड चेंज द फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिजम्स। क्या कह रहा है कि जब ये फॉरेन जीन इसके अंदर आया तो इस होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप क्या हो गया? बदल गया। एंड दिस इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग। यही क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए इस आरडीएनए में, देखिए ये वाला डीएनए कौन सा है? फॉरेन, फॉरेन डीएनए है ना। और ये वाला कौन सा है? प्लाज्मिड। ये क्या है? प्लाज्मिड। क्लियर है? ये फॉरेन हो गया और ये क्या होगा? प्लाज्मिड। हमें फॉरेन डीएनए के प्रोडक्ट चाहिए। लिखा ना? क्या चाहिए? इस एक्स प्रोडक्ट कौन बनाएगा? यह फॉरेन डीएनए। तो इस फॉरेन डीएनए का नंबर हमें बढ़ाना होगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा बनाने के लिए कैटलिस्ट ज़्यादा चाहिए। और यहाँ पर कैटलिस्ट कौन सा है? फॉरेन डीएनए ही तो कैटलिस्ट है। तो अब यहाँ पर रोल शुरू हो जाएगा केमिकल इंजीनियरिंग का। सुनिए, अब क्या करेगी केमिकल इंजीनियरिंग? तो भाई, तो केमिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा सॉल्यूशन बनाएगी। देखिए, केमिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा कल्चर मीडियम बनाएगी, सॉल्यूशन बनाएगी। भाई केमिस्ट्री वाले लोग ही तो कल्चर बना सकते हैं। नए नए तरह के केमिकल का सॉल्यूशन कौन बनाएगा? केमिस्ट्री के लोग बनाएंगे। तो केमिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा कल्चर बनाएगी जो कल्चर कंटामिनेशन फ्री होगा। और जब इस जीव को, मतलब इस जीव को हम इसमें डालेंगे, इसके अंदर डालेंगे, देखिए ये डालेंगे तो एक इसका ये है और एक इसका फॉरेन भी इसके अंदर आ गया है या ना। देखिए ये इस जीव को उठाया हमने और इस जीव को इसके अंदर डाल दिया। तो केमिकल इंजीनियरिंग ने एक ऐसा कल्चर बनाया जिस कल्चर में इस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो सके। ग्रोथ हो सके मतलब यह मल्टीप्लाई करके अपने नंबर को बढ़ा सके। और जब ये अपने नंबर को बढ़ाएगा तो हमारे इस जीन का नंबर बढ़ेगा, जीन का नंबर बढ़ेगा तो कैटलिस्ट का नंबर बढ़ेगा, कैटलिस्ट का नंबर बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का अमाउंट भी बढ़ेगा। यही काम कौन करती है? केमिकल इंजीनियरिंग। कि नया नया कल्चर बनाएगी, नया नया सोल्यूशन डिस्कवर करती रहेगी जिसमें कि यह ऑर्गेनिज्म अपने ऑप्टिमम प्रोडक्ट को दे सके। तो एक ऐसी इंजीनियरिंग जो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो प्रोडक्ट हमारे ह्यूमन वेलफेयर में यूज हो और उस ऑर्गेनिज्म के द्वारा मैक्सिमम प्रोडक्ट कैसे बनाया जा सके, ये चीज़ यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग के जिम्मे होता है। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब हम थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। और इसको लिखिएगा, ये कैसे संभव हो पाया, तो वही चीज़ लिखी गई है। 2 मेन डिस्कवरीज
2 मेन डिस्कवरीज। फर्स्ट प्रेजेंस ऑफ, पहली डिस्कवरी क्या थी तो नोट कर लीजिएगा, प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर पहली डिस्कवरी है प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर इन बैक्टीरिया, और इसकी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में प्लाज्मिड वेक्टर की डिस्कवरी, और दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? आर्बर नाथन स्मिथ ने 1970 में। किसने? आर्बर नाथन एंड स्मिथ इन 1970 में। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के मिलने से क्या हुआ तो हम डीएनए को काट सकते थे। प्लाज्मिड वेक्टर के मिलने से क्या हुआ तो आंसर है हम किसी डीएनए की क्लोनिंग करा सकते थे। अब तीसरा जो कांड आता है सबसे बड़ा नाम कि इन दोनों क्या रोल किसने पहली बार यूज किया था, तो पॉल बर्ग, PAUL, पॉल बर्ग। पॉल बर्ग ने 1972 में इनको फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स नोट कर लीजिएगा, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। पॉल बर्ग को कहते हैं हम लोग। क्यों कहते हैं? तो इन्होंने SV सिमियन वायरस 40, इसका पूरा नाम मैं लिख देता हूं, सिमियन वायरस 40 ये था, ये वायरस है। इस वायरस का एक डीएनए होगा अपना, और इस डीएनए के अंदर एक जीन है। ये पॉल बर्ग ने सिमियन वायरस 40 के इस जीन को काट कर निकाला, इस जीन को निकाल लिया, ठीक है ना। ये SB40 जीन था, तो एंजाइम के थ्रू काट के निकाला होगा। अब उन्होंने इस जीन को एक बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस किया। देखिएगा ध्यान से, कितना बढ़िया रोल है ये। एक बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर दिया, और यह बैक्टीरिया एक होस्ट था ना, ये क्या था? होस्ट। तो इसके अंदर क्या रहा होगा तो आंसर है इसके अंदर एक क्रोमोसोमल डीएनए रहा होगा, इसका क्रोमोसोमल डीएनए रहा होगा। और उन्होंने इस डीएनए को इस वायरस में, मतलब इस वायरस में ट्रांसफ़र करने के लिए एक वायरस का यूज़ किया जिसका नाम था लैम्डा फेज वायरस। ये एक लैम्डा फेज वायरस होता है। ये वायरस होता है, ठीक है ना। ये लैम्डा फेज वायरस है कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया होगा तो इस लैम्डा फेज वायरस के माध्यम से SB4 के जीन को, ध्यान से देखिएगा, SB4 के जीन को पहले कहाँ डाला होगा तो लैम्डा फेज में ऐसे डाल दिया होगा, ये इसमें डाल दिया।
और इसका इन्होंने इन्फेक्शन करा दिया, इसका इन्फेक्शन इसमें हो गया। अब लैम्डा फेज वायरस इसमें इन्फेक्ट किया होगा, आप देखिए कैरेक्टर पता ही होगा आपको वायरस के इन्फेक्शन का। ये और यह वायरस जिसका नाम क्या है, लैम्डा फेज है, दिस वन इज द लैम्डा फेज वायरस, यह इस जीन को इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है लाइफ साइकिल में अगर आप जानते होंगे तो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और अपने जीन को बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो पॉलबर्ग ने क्या किया था कि लैम्डा फेज से इसके डीएनए को हटा दिया था और SB40 के जीन को निकाला और सिमियन वायरस के जीन को लैम्डा फेज में डाला और लैम्डा फेज के माध्यम से उसको बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करा दिया। यही तो कॉन्सेप्ट था, जीन को काट करना, इसकी केमिस्ट्री को बदलना, किसी होस्ट में ट्रांसफ़र करना और होस्ट के फिनोटाइप को बदल देना। तो सबसे पहली बार पॉलबर्ग ने फर्स्ट टाइम पॉलबर्ग ने सिमियन वायरस SB40 के जीन को लैम्डा फेज वायरस के माध्यम से एक बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र किया और इस तरह से इन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग की फाउंडेशन रखी और इन्हीं के डिस्कवरी पर पूरा जेनेटिक इंजीनियरिंग आज आगे बढ़ा कि हम एक जीव के जीन को दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड इट वाज परफॉर्म्ड बाय पॉलबर्ग इन 1972। दैट्स वाई पॉलबर्ग इज नेम्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी के हिस्टोरिकल इवेंट्स में हम लोगों ने पॉलबर्ग तक के टेक्नोलॉजी को समझा। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब चलेंगे तो इसके प्रिंसिपल के अगले स्टेप पर हम लोग आएंगे और उसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स की बातें करेंगे जो आपके सिलेबस का एक क्रूशियल पार्ट है। देन वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल बाय।